प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है अब की बार 90 पार सीरीज में। आज हम लोग मेटलर्जी की महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए आप सभी लोग तैयार हो जाएं इस रणभूमि में, ऑब्जेक्टिव की रणभूमि में ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। एक भी ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं पढ़े होंगे। इस तरह के प्रश्न जो है बार बार कंपटीशन की भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बिल्कुल थ्योरी बेस्ड होता है। यदि आपकी थ्योरी क्लासरूम में बिल्कुल क्लियर होगा तो एक भी प्रश्न आपसे फंसने वाला नहीं है। कुछ अयस्क खनिज का नाम भी आपको याद होना चाहिए। इसकी चार्ट में क्लासरूम में दिए थे, टेक्निक बताए थे कि कैसे इसको याद रखा जाता है। कुछ सल्फाइड अयस्कों का, कुछ कार्बोनेट अयस्कों का, कुछ हैलाइड अयस्कों का, कुछ नाइट्रेट अयस्कों का नाम याद होना चाहिए। कैसे हम पहचानते हैं कि कौन अयस्क किस धातु का है, ये भी हम टेक्निक आपको बताए थे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपके सामने प्रश्नों की श्रृंखला खुल रही है। आपको मारना है, मुहर लगाना है ठप्पा कि कौन सही होगा। तो आपके सामने पहला प्रश्न आ रहा है कि भूपरपट्टी पर कह रहा है कि भूपरपट्टी पर, जिसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं, भूपरपट्टी में कह रहा है कि भूपरपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। देखिए तत्व पूछ रहा है तो सब लोगों का आंसर सही आ रहा है कि तत्व पूछे तो क्या हम मारेंगे, ऑप्शन दिया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन। तो तत्व पूछ रहा है, ना धातु पूछ रहा है, ना अधातु पूछ रहा है, ना उपधातु पूछ रहा है। बहुत लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है कि ऑक्सीजन होगा। बिल्कुल हमारा ऑक्सीजन सही होगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। आपको बताए थे भी एक चीज कि कम से कम 4 तत्वों का आपका ऑर्डर याद होना चाहिए कि भूपरपट्टी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। यह द्रव्यमान के दृष्टिकोण से 46.6% बाई वेट पाया जाता है। कुछ किताब इसको 49% भी लिखे। एनसीईआरटी को फॉलो करना है। इसके बाद भूपरपट्टी पर कोई पाया जाता है तो सिलिकॉन या उपधातु है, याद रखिएगा। यह पाया जाता है 27.7% के करीब। इसके बाद कोई पाया जाता है तो एक धातु है जिसका नाम है एल्युमिनियम, यह 8.3% पाया जाता है। इसके बाद कोई तत्व है अर्थात धातु है तो वह लोहा है, यह 4.7% पाया जाता है। इसके बाद ऐसे ही कैल्शियम है। तो कम से कम यह ऑर्डर याद होना चाहिए। भूपरपट्टी पर यदि पूछ दे कि सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कहे तो ऑक्सीजन, या तत्व कहे तो ऑक्सीजन, एलिमेंट कहे तो हमको क्या मारना है, ऑक्सीजन। यदि भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला नॉन मेटल कह दे, सेमी मेटल कह दे, बेटा क्या कह दे, सेमी मेटल कह दे, उपधातु। इसका प्रयोग हम लोग देखे थे सेमीकंडक्टर बनाने में करते हैं, सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है। यदि कह दे कि दूसरा तत्व कौन होगा तो सिलिकॉन होगा। भूपरपट्टी पर यदि कह दे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन होगा तो एल्युमिनियम होगा। दूसरा धातु कह दे तो लोहा होगा, याद रखिएगा। समुद्री जल में भी बताए थे कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। मनुष्य के बॉडी में, रक्त में बताए थे कि क्या क्या पाया जाता है। मनुष्य ह्यूमन बॉडी के बारे में भी हम क्लासरूम में चर्चा किए थे। एक चीज और याद रखिएगा, कभी जीएस में सवाल पूछ देता है कि इंसान अपने जीवन में सबसे अधिक उपयोग करता है उस धातु का नाम है लोहा और दूसरे धातु का नाम है कॉपर। दूसरा यूज होने वाला, दूसरा सर्वाधिक यूज होने वाला, दूसरा सर्वाधिक यूज होने वाला याद रखिएगा धातु है। मनुष्य अपने जीवन में सर्वाधिक इसी का यूज करता है और प्रथम क्या है, इसका नाम है लोहा। ये तो बात आप समझ चुके होंगे, क्लासरूम में डिटेल पढ़ाई गई है। तो आगे बढ़ें, आपके सामने प्रश्न आ रहा है दूसरा। मारिए मुहर लगाइए ठप्पा की कौन सा आंसर सही होगा। पृथ्वी के सतह पर प्रचुरता में पाई जाने वाली धातु, धातु पूछ रहा, अभी बताए थे कौन होता है, तत्व पूछे तो ऑक्सीजन। ठीक है। यदि आपसे पूछे कि उपधातु पूछे तो सिलिकॉन, और तत्व पूछे तो ऑक्सीजन, और धातु पूछे तो एल्युमिनियम। इसी में बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, धातु पूछ रहा है, धातु, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। तो इस तरह के प्रश्न कई बार बिहार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। इसका उत्तर मुझे उम्मीद है कि आप सही सही लगा के आइएगा। यदि आपसे पूछ दे कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है तो याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस, फाउल एयर इसको कहते हैं, आपको पता ही है, फाउल एयर कहते हैं। यह लगभग आयतन के दृष्टिकोण से 78% पाया जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस, जिसको वाइटल एयर, फायर एयर के नाम से जानते हैं, लगभग 21% पाया जाता है। ठीक है। तो मुख्य अवयव पूछे तो नाइट्रोजन पे टिक लगाना है। इसके अलावा वायुमंडल में धूल कण, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, लगभग 0.03%। अब बढ़ करके यह 0.04% हो गया है, याद रखिएगा। इन तथ्यों को भी आप याद रखिएगा। आगे की ओर बढ़े बेटा जी, कहीं दिक्कत किसी को
अरे बोलो, कहीं तुम्हारे पापी मन में कोई सवाल आ रहा है, कोई नया भी स्टूडेंट इस चीज को देख रहा होगा तो एक एक प्रश्न सुनते चलिएगा, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी क्लियर होगा। अब आगे बढ़ रहे हैं, कह रहा है कि निम्न में से सत्य कथन है। आपको हम खनिज अयस्क बताए थे, ठीक है, खनिज अयस्क के बारे में पढ़ते थे कि धातु तथा उनके यौगिकों से युक्त वे प्राकृतिक पदार्थ जिसको पृथ्वी तल से निकालते हैं उसको हम लोग कहते हैं खनिज, ठीक है। और सभी खनिज याद रखिएगा अयस्क नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में धातु नहीं पाई जाती है, उससे धातु को सस्ता एवं सुगमता पूर्वक प्राप्त नहीं किया जाता। ये बात हम लोग सीखे थे। कह रहा कौन सा कथन सा, सभी खनिज, कह रहा है सभी खनिज अयस्क हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, क्योंकि इनसे धातु सस्ता एवं सुगमता पूर्वक नहीं प्राप्त किया जाता है। सभी एक अयस्क खनिज हो सकता है, एक अयस्क खनिज हो सकता है, कह रहा है एक अयस्क, कह रहा है खनिज नहीं हो सकता है, बिल्कुल बात गलत है। सभी क्या होते हैं, सभी अयस्क तो खनिज ही होते हैं, इनको भी जमीन से निकाला जाता है। सभी खनिज अयस्क हैं, सभी खनिज कह रहा अयस्क हैं, बिल्कुल ये भी बात गलत है। सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं क्योंकि धातु सस्ता एवं सुगमता पूर्वक प्राप्त नहीं, लेकिन सभी अयस्क खनिज हैं, यह बात हमारा सही हो रहा है। तो आपको यदि डेफिनेशन याद है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तो इस तरह के प्रश्नों को सेकंडों में उत्तर दे सकते हैं। आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आपके सामने तीसरा प्रश्न आ रहा है, ध्यान पूर्वक इसको समझिएगा। निम्न में से अयस्क नहीं है, कह रहा अयस्क नहीं है। आप लोग, आपके सिलेबस में 4 चीज पढ़ना है आपको, लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक। कम से कम इसका निष्कर्षण लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे, चारों का निष्कर्षण और इनके प्रमुख अयस्कों के नाम, इसके यूज और इसके मिश्र धातु का नाम याद होना चाहिए। तो आज ही याद कर लीजिएगा कि इसके से लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और आपको एमसीक्यू निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि अयस्क कौन है। देखिए बॉक्साइट का, बॉक्साइट क्या है बेटा, आपको पता है बॉक्साइट एक अयस्क है। जनरली इसकी फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं, सबको पता है, Al2O3 इंटू 2H2O। आपको बताए थे कि जो फॉर्मूला में जो धातु दिखाई देता है वह उसी का अयस्क या खनिज होता है। उसको अयस्क तब बोलते हैं जब उसको उसी से उस धातु की सस्ता एवं सुगमता पूर्वक इंडस्ट्री में उसकी प्राप्ति कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बॉक्साइट का याद रखिएगा सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O। मतलब ये एल्युमिनियम का क्या है, एक खनिज है या एल्युमिनियम का एक अयस्क है। देखिए पिग आयरन, बिल्कुल यही हमारा आंसर गलत हो रहा है। यह सबसे इम्प्योर फॉर्म होता है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। यह लोहा का सबसे अशुद्ध रूप होता है। इसमें कार्बन तथा अन्य अशुद्धियां जो होती हैं 1.5 से 4.5% होता है। टाइप्स ऑफ आयरन हम लोग पढ़े थे, वहां देखे थे, तो ये ऑप्शन होगा मालाकाइट। मालाकाइट याद रखिएगा, यह ग्रीन कलर का होता है, यही मालाकाइट है, याद रखिएगा यही मालाकाइट है, ग्रीन कलर का होता है। इसका सूत्र सबको पता है, क्या होता है बेटा जी, CuCO3 इंटू CuOH का होल 2, याद रखिएगा। यह एक प्रकार का कार्बोनेट अयस्क है मालाकाइट। और यह किस कलर का होता है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ग्रीन कलर का होता है, याद रखिएगा। दूसरा एजिउराइट है, यह भी कॉपर का एक अयस्क है, यह डीप ब्लू होता है। इसका सूत्र CuCO3 इंटू CuOH का होल 2 होता है। यह दोनों सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। इसका कलर भी पूछा जाता है, यह डीप ब्लू कलर का होता है, डीप ब्लू कलर का होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए, इसमें पिग आयरन अयस्क नहीं है। बॉक्साइट के बारे में एक और बात आपको क्लासरूम में हम बताए थे, ध्यान दीजिएगा। समय क्यों लगता है आपको अब समझना होगा। ऊपर झापर पढ़ने से कुछ नहीं होगा बेटा, कि लिखा दे कुछ कुछ और पता चला कि फर्जी गेस दे दे, गेस से कुछ नहीं होता है। यदि आप डिटेल पढ़ लेंगे तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, पूरे जीवन में कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए बताए थे बॉक्साइट अयस्क भी 2 प्रकार का होता है। इसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट बॉक्साइट। क्या बोलते हैं बेटा, व्हाइट बॉक्साइट बोलते हैं, देखिए उजला कलर का होता है। और इसको बोलते हैं रेड बॉक्साइट, रेड BAUXIT, रेड बॉक्साइट। अब प्रश्न है कि इसका नाम रेड बॉक्साइट व्हाइट बॉक्साइट क्यों पड़ा। इसमें याद रखिएगा अशुद्धि के तौर पे, अशुद्धि के रूप में आपको क्लासरूम में भी बताए थे, SiO2 होता है, याद रखिएगा। सिलिकॉन के ऑक्साइड पाए जाते हैं और इसमें अशुद्धि के रूप में याद रखिएगा
Fe2O3 लोहा का ऑक्साइड पाया जाता है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है। रेड बॉक्साइड में अशुद्धि आयरन के ऑक्साइड होते हैं Fe2O3, व्हाइट बॉक्साइड में क्या होते हैं SiO2 सिलिकॉन के ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में होते हैं। और आपको बताए थे ये भी बात कि रेड बॉक्साइड जो होता है, ठीक है, इसका जब हम सांद्रीकरण करते हैं माने अयस्कों को शुद्ध किया जाता है तो इसके लिए बेयर प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। बेयर्स प्रोसेस आपको बताए थे। कोई पूछ दे कि बताओ बॉक्साइट का सांद्रण किससे करते हैं, तो याद रखिएगा बेयर प्रोसेस से करते हैं। किससे करते हैं बेटा जी? बेयर प्रोसेस से करते हैं। तो रेड बॉक्साइट का सांद्रण बेयर प्रोसेस से किया जाता है। व्हाइट बॉक्साइट का सांद्रण सरपेक विधि से सरपेक प्रोसेस से किया जाता है। याद रखिएगा, व्हाइट बॉक्साइट का सांद्रण सरपेक प्रोसेस से, रेड बॉक्साइट का सांद्रण बेयर प्रोसेस से। ये क्या है बेयर प्रोसेस? आपको बताए थे एक प्रकार का लीचिंग है। बॉक्साइड अयस्क को गर्म एवं सांद्र विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल दिया जाता है, ठीक है। अशुद्धियां कुछ घुल जाती है, जो अशुद्धियां नहीं घुलती उसको छान कर अलग करते हैं, और बॉक्साइड जो घुल करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट देता है। तो लीचिंग प्रोसेस को समझा चुके हैं, एक बार उसको देख लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। या यूं कहें कि बॉक्साइड का सांद्रण करने की आज तक 3 ही विधि बनाई गई है। पहला बेयर प्रोसेस, ठीक है, एक प्रकार की लीचिंग है। दूसरा सरपेक विधि और तीसरा हाल की विधि। ये तीनों विधि के द्वारा एल्युमिनियम का हम लोग सांद्रण कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि व्हाइट बॉक्साइड में अशुद्धि SiO2 होती है और रेड बॉक्साइड में अशुद्धि Fe2O3 होती है। मालाकाइट जो होता है ग्रीन कलर का होता है, कार्बोनेट अयस्क है। और एज्यूराइट क्या होता है? ये भी एक प्रकार का कार्बोनेट अयस्क है। कॉपर का इसको फॉर्मूला में जो धातु पहले पड़े याद रखिएगा उसी का वो अयस्क होगा। याद, ये डीप ब्लू कलर का होता है, आपको बताया गया होगा। ये तमाम चीज याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे भी घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। आगे की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हैलाइड ओर का एक उदाहरण है। देखिए, अयस्क का हम टाइप बताए थे कि जो ऑक्साइड के फॉर्म में हो, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन दिखाई दे, ऑक्साइड एयर होगा। सल्फाइड अयस्क क्या है? तो जो सल्फाइड के फॉर्म में हो, जिसमें सल्फर दिखाई दे, सल्फाइड दिखाई दे, उसको सल्फाइड अयस्क कहते हैं। हाइलाइड अयस्क किसको कहते हैं? जिसमें हैलोजन दिखाई दे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जिसमें NO3 दिखाई दे उसको नाइट्रेट और कहेंगे। जिसमें CO3 दिखाई दे उसको कार्बोनेट और कहेंगे। ये तमाम चीज हम बता चुके थे। ये अयस्कों का मुख्य टाइप है। तो फॉर्मूला देख के आप आसानी से पहचान सकते हैं। कह रहा कि हाइलाइड अयस्क का उदाहरण है। अब देखिए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। हाइलाइड अयस्क क्या रहा है? गैलेना किसका अयस्क होता है? PbS इसका सूत्र होता है। अब कोई पूछे किसका अयस्क है, तो इसमें धातु कौन दिखाई दे रहा है? Pb का ही अयस्क है, याद रखिएगा। यह कैसा अयस्क है? याद रखिएगा, सल्फाइड अयस्क है। कैसा अयस्क है बेटा? सल्फाइड अयस्क है, क्योंकि इसमें सल्फाइड के फॉर्म में है। दूसरा सिनाबार। देखिए, सिनाबार का सूत्र होता है HGS। कई बार यह पूछा गया है, बिल्कुल फॉर्मूला भी याद। गैलेना का फॉर्मूला याद, PbS। सिनेबार HGS। ये भी कैसा अयस्क है? एक सल्फाइड अयस्क है, याद रखिएगा। इसको जिंकाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसी को फिलोसफर ऊल कहते हैं। आपको पता होगा इसका सूत्र होता है ZnO। क्या होता है? ZnO कहते हैं। यह कैसा अयस्क है? देख रहे हैं, जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो ये ऑक्साइड अयस्क है। ऑक्साइड ओर्स है कि नहीं बताओ, किसी को दिक्कत है? अब देखो, क्रायोलाइट बहुत ही खतरनाक है भैया। Na3AlF6 इसका सूत्र होता है, LF6। यहां देख रहे हैं हैलाइड के फॉर्म में है, फ्लोरीन आया है। बताए थे एक प्रकार का कि यह न्यूट्रल फ्लक्स है। इसका यूज भी बताए थे कि एल्यूमिना के द्वारा जब एल्युमिनियम की प्राप्ति करते हैं तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। काहे किया जाता है? यह एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को घटाता है और विद्युत चालकता को बढ़ाने का काम करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एल्युमिनियम के निष्कर्षण में हम आपको बताए थे। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। बहुत लोग का उत्तर बिल्कुल 100% सही है बेटा। मिलाते चलना है कि आप पढ़े क्या हैं, कितना हद तक सीखे हैं, और ये सुनने से क्या होगा, ये बात आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आगे की ओर बढ़े। आप दार्शनिक रूई का सूत्र कई बार पूछा गया है कि दार्शनिक रूई का सूत्र बताओ, ZnO। दार्शनिक रूई का सूत्र बताओ, ZnO। सिनेबार का सूत्र बताओ, HGS। गैलेना का सूत्र बताओ, PbS। किसी को दिक्कत? सल्फाइड के फॉर्म में हो सल्फाइड एस, ऑक्साइड के फॉर्म में हो ऑक्साइड एस, हैलाइड के फॉर्म में हैलाइड एस, कार्बोनेट के फॉर्म में हो तो कार्बोनेट अयस्क कहा जाता है। तो टाइप्स ऑफ ओर्स में हम लोग इसका अध्ययन किए थे। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने यूं रहा, कह रहा कि वह धातु जो तीनों डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, कार्नेलाइट से प्राप्त की जा सकती है। देखिए, तो सबसे पहले आप डोलोमाइट का फॉर्मूला लिखिए। डोलोमाइट क्या होता है बेटा? इसमें 2 कार्बोनेट होते हैं, CaCO3
इंटू MgCO3। आपको पता है इसमें दो धातु पाए जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कह सकते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम का खनिज है या अयस्क है। इसी प्रकार आप मैग्नेसाइट पढ़े हो, मैग्नेसाइट, मैग्नीशियम कार्बोनेट को कहते हैं मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट। करने लाइट पढ़े हो, करने लाइट कहते हैं बेटा KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2, डबल साल्ट है, देखिएगा डबल साल्ट है। कह रहा कि तीनों से प्राप्त कौन धातु हो सकता है, तीनों में कॉमन क्या है, देखो इसमें मैग्नीशियम दिखाई दे रहा है, इसमें भी मैग्नीशियम दिखाई दे रहा है, इसमें भी मैग्नीशियम दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे सोडियम तो होगा ही नहीं, पोटेशियम तो होगा ही नहीं, क्योंकि पोटेशियम केवल कार्नेलाइट में है, कार्नेलाइट में है, लेकिन ये दोनों से इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ बाबा को देख रहे हैं, मैग्नीशियम बाबा इसमें भी हैं, मैग्नीशियम बाबा इसमें भी हैं, मैग्नीशियम बाबा इसमें भी हैं, तो तीनों से प्राप्ति मैग्नीशियम की ही हो सकती है। डोलोमाइट, कैल्शियम केवल डोलोमाइट में ही कैल्शियम है, इसलिए केवल डोलोमाइट से कैल्शियम की प्राप्ति हो सकती है, मैग्नेसाइट और कार्नेलाइट से नहीं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी। याद रखिए कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं कि डोलोमाइट में कौन कौन धातु होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम या मैग्नीशियम दो धातु है, तो यह दोनों धातु का अयस्क या खनिज हो सकता है। मैग्नेसाइट मैग्नीशियम का अयस्क है, कार्नेलाइट में पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों पाया जाता है। तो इस लाइन को भी आपको याद रखना है कि किसमें क्या पाया जाता है। स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है, सीनाबार कह रहा है अयस्क है, तो सीनाबार का सूत्र सबसे पहले बताओ। सीनाबार, सीनाबार, सीनाबार का फॉर्मूला होता है HGS। अभी बताए हैं, बताओ इसमें कौन धातु दिखाई दे रहा है, मरकरी। तो बताओ या मरकरी का ही तो अयस्क होगा, आरिफ सर का अयस्क होगा, बताओ ना। X का अयस्क होगा, Y का अयस्क होगा, W का अयस्क होगा, कहिएगा ना बाबा ना, मरकरी दिखाई दे रहा है। जो धातु दिखाई दे उसमें फॉर्मूला में पहले दिखाई दे उसका खनिज अयस्क हो सकता है। तो सीनाबार याद रखिएगा मेरे भाई, यह मरकरी का प्रमुख अयस्क होता है, मरकरी की प्राप्ति इसी से किया जाता है। याद रखिएगा Hg हमारा उत्तर होगा, Pb नहीं होगा, Cu नहीं होगा, Zn नहीं होगा। किसी को ऐतराज? आगे बढ़ें, बहुत लोग का आंसर सही है, आगे बढ़ रहे हैं। कह रहा है केलामाइन है। अब बताइए केलामाइन किसको कहते हैं। केलामाइन आपको कार्बोनेट अयस्क में बताए थे, देखिए गड़बड़ी कहां होती है, जिंकाइट में गड़बड़ी कहां होती है आपको, केलामाइन में। इसी में लोग गड़बड़ हो जाते हैं, कभी कभी उल्टा टिक लगा के आ जाते हैं। केलामाइन किसको कहते हैं, केलामाइन अभी बता देते हैं आपको, यह कार्बोनेट अयस्क है। अब सही उत्तर बताइए आप कौन होगा। कार्बोनेट कहते कहते मन में लड्डू फूटने लगा। देखिए जिंक सल्फेट है, यह हमारा उत्तर नहीं होगा चूंकि सल्फेट अयस्क है। ZnCO3 इसी को हम लोग कहते हैं केलामाइन। क्या कहते हैं बेटा, केलामाइन कहते हैं। तो हमारा करेक्ट उत्तर क्या होगा, केलामाइन ZnCO3। ZnS को हम लोग कहते हैं जिंक ब्लेंड। क्या कहते हैं बेटा, जिंक ब्लेंड कहते हैं। इसी को याद रखिएगा, जिंक ब्लेंड कहते हैं, ब्लेंड कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां बताने जा रहे हैं। एक बार एक प्रश्न पूछा गया है कि ब्लैक जैक किसका अयस्क है। इसको ब्लैक जैक के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ब्लैक जैक के नाम से भी जानते हैं। तो ब्लैक जैक में क्या पाया जाता है, जिंक। तो यह ब्लैक जैक जो है याद रखिएगा जिंक का क्या है, अयस्क है, अयस्क है। तो जिंक ब्लेंड का दूसरा नाम ब्लैक जैक होता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। एक बार जेई में भी पूछा गया है कि ब्लैक जैक किसका अयस्क होता है, तो जिंक का। जिंक ब्लेंड को ही हम लोग, जिंक सल्फाइड को ही हम लोग ब्लैक जैक के नाम से जानते हैं। और इसका तो नाम हम लोग जानते हैं ZnO को क्या कहते हैं बेटा, जिंकाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, जिंकाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जिंकाइट कहते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है दार्शनिक रुई। दार्शनिक रुई का सूत्र भी कई बार पूछा गया है। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है कि सर आंसर बी होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। आपके सामने प्रश्नों की श्रृंखला यूं खुल रही है। कह रहा है कैसिटेराइट किसका अयस्क है, याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला आप देखिए, इसी को हम लोग टीन स्टोन भी कहते हैं, टीन स्टोन कहते हैं, या इसी को हम लोग कैसिटेराइट कहते हैं। याद रखिएगा, इसका सूत्र होता है TiO2, टीन स्टोन, टीन स्टोन, सॉरी TiO2 नहीं, SnO2 कहते हैं। बताओ इसमें कौन सी धातु दिखाई दे रही है, तो कहना Sn दिखाई दे रही है। और Sn को कहते क्या है हम लोग, टीन कहते हैं। याद रखिएगा, तो आंसर हमारा क्या होगा, Pb तो होगा ही नहीं, Ag तो होगा ही नहीं, Mn बाबा होंगे ही नहीं। तो अपना वाला किधर है भाई, Sn पे टिक लगाएंगे। तो याद रखिएगा टीन स्टोन को ही हम लोग
कैसीटेराइट के नाम से जानते हैं। यह टीन का प्रमुख ऑक्साइड अयस्क है। कैसा अयस्क है? तो ऑक्साइड अयस्क है। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, खनिज और अयस्क का नाम और हाइलाइड अयस्क का 4-5 नाम, 4-5 कार्बोनेट अयस्क का नाम, 4-5 ऑक्साइड अयस्क का नाम, ये सब याद होना चाहिए। कुछ सिलिकेट अयस्कों का नाम नहीं याद होगा बेटा तो कुछ आप नहीं कर सकते हैं। और बार बार पढ़ने से, बार बार लिखने से वो चीज याद हो जाता है। रनिंग में रखिए, बिल्कुल रनिंग में रखिएगा, कहीं आपको दिक्कत होगा नहीं। अब आपके सामने प्रश्नों की श्रृंखला शुरू हो रही है, आप इसका सही उत्तर दीजिए। हमें कह रहा है कि लिस्ट ए तथा बी का मिलान करना है। आपको क्या करना है बेटा जी? मिलान करके दिखाना है कि कौन सही होगा। देखिए, इस तरह के प्रश्न इसलिए दिए हैं क्योंकि 2-4 बार आप उत्तर दीजिएगा तो कुछ अयस्क का नाम आपको याद भी हो जाएगा। देखिए, हॉर्न सिल्वर बताओ, हॉर्न सिल्वर किसको कहते हैं बेटा? बताओ, तुम ही लोग जवाब दो, कमेंट बॉक्स में टाइप करके जवाब दो कि क्या होगा। हॉर्न सिल्वर किसको कहते हैं? बहुत लोग का उत्तर सही आ रहा। हॉर्न सिल्वर कहते हैं किसको बेटा? AgCl को, AgCl को। किसी को दिक्कत है? लूनार कास्टिक, लूनार कास्टिक का जवाब दो, किसको कहते हैं? लूनार कास्टिक कहते हैं बेटा AgNO3 को, AgNO3 को। लिथार्ज कहते हैं, लिथार्ज कहते हैं बताओ किसको? PbO को, PbO को। बताओ ये कैसा अयस्क है? ऑक्साइड अयस्क है। किसका अयस्क है? Pb का अयस्क है। चलो, गैलेना बताओ, गैलेना किसको कहते हैं? PbS को कहते हैं, गैलेना कहते हैं। कोई पूछे गैलेना किसका अयस्क है? लेड का अयस्क है। कैसा अयस्क है? सल्फाइड अयस्क है। इसका सांद्रण कैसे करेंगे? तो फेन प्लावन विधि से करेंगे। कह रहा है कि कॉपर पायराइड, कॉपर पायराइड का सूत्र होता है CuFeS2। इसी को कैल्कोपायराइड्स भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न ऐसे पूछा गया है कि बताओ कॉपर पायराइड में कौन कौन से धातु होते हैं? ये कॉपर का याद रखिएगा अयस्क है, या लोहा का खनिज भी हो सकता है। इसमें लोहा भी अल्प मात्रा में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, पहला का आंसर हो रहा है बी, पहला का हो रहा है, सॉरी, फर्स्ट का आंसर हो रहा है हमारा बी। फर्स्ट का आंसर हो रहा है हॉर्न सिल्वर को कहते हैं बी। पहला का हमारा आंसर हो रहा है बी। दूसरा का आंसर हो रहा है हमारा सी। पहला का आंसर हो रहा है बी, दूसरा का आंसर हो रहा है हमारा सी। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में कुछ त्रुटि लग रहा है, त्रुटि लग रहा है। उस ऑप्शन का त्रुटि को हम लोग ठीक कर देते हैं। पहला का आंसर हमारा क्या होना चाहिए? पहला का आंसर होना चाहिए, आप लोग सही बता रहे हैं कि सर ऑप्शन में आप गलती लिख दिए हैं। पहला का बी, दूसरा का सी, तीसरा का देख रहे हैं, तीसरा का हमारा हो रहा है ए, तीसरा का ए, चौथा का देख रहे हैं क्या हो रहा है? हमारा हो रहा है ई, और पांचवा का हो रहा है डी, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग बड़ा ही बारीकी से आंसर को पकड़ लेते हैं, बड़ा ही बारीकी से पकड़ते हैं। देखिए, लाइट बेटा इतना जलता है ना, आंख पर इतना इसका असर बुरा पड़ता है ना, जिसकी वजह से हम भी इसको सही ढंग से देख नहीं पाते हैं। कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, कहीं आंसर टिक लगाने में हमसे मिस्टेक हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि मास्टर जी को आ ही नहीं रहा है। ये हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं ताकि आपको पुनः वह सब बातें याद आ जाएं। आगे की ओर बढ़ें तो इस तरह से आप याद भी कर लीजिए। हॉर्न सिल्वर का सूत्र AgCl, सिल्वर का एक हाइलाइड अयस्क है। लूनार कास्टिक, ये भी याद रखिएगा, यह खनिज है, यह नाइट्रेट के फॉर्म में पाए जाते हैं, यह सिल्वर का खनिज है। लिथार्ज का सूत्र PbO होता है, गैलेना का PbS होता है, कॉपर पायराइड का CuFeS2। इसी तरह का एक और प्रश्न देते हैं, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और पूरा यह फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई जी। यहां देखिएगा क्या आंसर आ रहा है आपका। इप्सम साल्ट कहते किसको? आपको पता है इप्सम साल्ट कहते किसको हैं? MgSO4 × 7H2O को। ग्लोबल साल्ट किसको कहते हैं? याद रखिएगा Na2SO4 × 10H2O को। कई बार ये पूछा गया है। ग्रीन विट्रॉल तो कल देखते देखते मन में लड्डू फूटने लगा कि ग्रीन विट्रॉल क्या है। ग्रीन विट्रॉल को कहते हैं हरा कशिश कहते हैं। हरा कशिश किसको कहते हैं? भाई जी तो तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है FeSO4 × 7H2O। ब्लू विट्रॉल कहते हैं किसको? जिसको ब्लू स्टोन भी कहते हैं। तूतिया को कहते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O। व्हाइट विट्रॉल को कहते हैं जिंक सल्फेट को। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? पहला का 4, पहला का 4, बी का 1, बी का 1, सी का हमारा उत्तर हो रहा है सी का। बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। सही जवाब आप लोग का आ रहा है ए आंसर ही हमारा क्या हो रहा है? करेक्ट हो रहा है। बाकी ऑप्शन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से प्रश्नों का आप जवाब दे सकते हैं। यह फॉर्मूला ही कई बार बिहार बोर्ड में पूछे गए। इप्सम साल्ट का सूत्र बताओ, ग्लोबल साल्ट का सूत्र बताओ, ग्रीन विट्रॉल का सूत्र बताओ, ब्लू विट्रॉल का सूत्र बताओ, व्हाइट विट्रॉल का सूत्र बताओ, ठीक है। और आप पढ़ के आए हैं आयल ऑफ विट्रॉल का सूत्र क्या होता है? याद रखिएगा H2SO4 ×
H2SO4 होता है। और एक होता है वायल ऑफ मिर्बेन जिसको नाइट्रोबेंजीन कहते हैं, एक वायल ऑफ विंटरग्रीन कहते हैं, मिथाइल सैलिसाइलेट को कहते हैं जिसको आयोडेक्स के नाम से जानते हैं। तमाम बातें आयल 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 वाला सूत्र एक साथ याद होना चाहिए आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ें। चलो बताओ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ रहा है। जब हम लोग कंसंट्रेशन पढ़ रहे थे वहां इसकी चर्चा किए थे। अयस्कों में वर्तमान अशुद्धि जो होते हैं जिसको गैंग कहते हैं, कई बार ये भी पूछा कि गैंग क्या है, तो अयस्कों में वर्तमान अशुद्धियों को गैंग कहते हैं, जैसे मिट्टी बालू के कण आदि। तो अयस्कों में जो वर्तमान अशुद्धियां होता है उनको दूर करने की प्रक्रिया को सांद्रण कहते हैं, याद रखिएगा। सांद्रण करने की कई प्रक्रिया हम लोग पढ़ाए थे, जिसमें ग्रेविटी सेपरेशन मेथड देखे थे, ठीक है, उसमें फेन प्लावन विधि देखे थे, उसी में हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि देखे थे, ठीक है, उसी में हम लोग लीचिंग प्रोसेस देखे थे। तो बताइए, वहां बताए थे फेन प्लावन विधि से ही सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं कि फेन प्लावन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, क्योंकि सल्फाइड अयस्क हल्के होते हैं और उसमें वर्तमान अशुद्धियां भारी होती हैं जो पेंदे में बैठ जाती है, और अयस्क के हल्के कण झाग के सहारे ऊपर आ जाते हैं जिसको छानकर सुखा लिया जाता है, फलस्वरूप सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है। तो देखना है कि कौन सा हमारा सल्फाइड अयस्क है, तो इसका सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, याद रखिएगा। इसके द्वारा किसका सांद्रण करेंगे? ऑक्साइड अयस्क नहीं होगा, कार्बोनेट अयस्क नहीं होगा। आपको बताए थे कि कार्बोनेट और ऑक्साइड अयस्कों के सांद्रण करने के लिए जनरली ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का यूज किया जाता है। एक बात और याद रखिएगा, आपको बताए थे कि सिल्वर ग्लेंस Ag2S जो है इसका सांद्रण फेन प्लावन विधि के द्वारा नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। फेन प्लावन विधि में याद रखिएगा आपको 3-4 टर्म बताए होंगे कि फोर्थ एक्टिवेटर क्या होता है, ठीक है, फोर्थ स्टेबलाइजर क्या होता है, झाग में स्थायित्व कौन प्रदान करता है, और कोलेक्टर्स क्या है। कोलेक्टर्स वो है जो झाग बनाने में सहायता प्रदान करता है। तो हम बताए थे ताड़पीन का वायल कोलेक्टर्स होता है, ठीक है, फैटी एसिड कोलेक्टर्स होता है, पोटेशियम इथाइल जेंथेट कोलेक्टर्स का काम करता है, ठीक है। वहीं आपको हम एक चीज बताए थे कि फोर्थ एक्टिवेटर क्या होता है, ठीक है, फोर्थ एक्टिवेटर में किन किन केमिकलों का यूज करते हैं। फोर्थ स्टेबलाइजर में बताए थे, फोर्थ स्टेबलाइजर जो झाग में अस्थायित्व प्रदान कर एनिलीन और क्रिसॉल का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार कभी कभी फोर्थ एक्टिवेटर भी कॉपर सल्फेट भी डाल देते हैं, ठीक है, वह फोर्थ एक्टिवेटर का काम करता है। ये तमाम चीज हम लोग पढ़ चुके थे। उसी के अंदर हम लोग पढ़े थे डिटर्जेंट क्या है, जो अवांछित सल्फाइड अयस्कों को झाग बनने से रोक देता है, उसको हम लोग डिटर्जेंट कहते हैं, याद रखिएगा। सोडियम साइनाइड एक प्रकार का डिटर्जेंट है। इसकी तमाम चीज की हम चर्चा कर लिए थे। एक बार फेन प्लावन विधि को कॉपी को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि फेन प्लावन विधि से जो भी प्रश्न उठते हैं उसका सही सही आप उत्तर दे सके। जनरली यही बात पूछे जाते हैं कि फेन प्लावन विधि द्वारा किसका सांद्रण करेंगे। कहना सल्फाइड अयस्कों का, कोई बताओ कि पीबीएस का सांद्रण कर लेंगे, कहेगा हाँ कर लेंगे। कोई पूछेगा बताओ एचजी, कोई पूछे आपसे बताओ CuFeS2 का सांद्रण किस विधि से होगा, कहना कि सर ये सल्फाइड अयस्क का फेन प्लावन विधि से होगा। कोई पूछे कि बताओ जिंक ब्लेंड या जिंक ब्लेंड का, या इसी को कहेंगे हम लोग, इसी का नाम है ब्लैक जैक का सांद्रण किस विधि से करेंगे, बोलना सर सल्फाइड अयस्क है, इसका सांद्रण किस विधि से करेंगे, कहना कि सर इसका विधि फेन प्लावन ही इसके लिए उपयुक्त विधि होगा। तो सबका उत्तर सही है। ये तो गेस पेपर और मॉडल सेट से ही पढ़ के आप लोग तैयारी कर लिए होंगे, वैसे क्लास में आज से 6 माह पहले इसको हम पढ़ा चुके थे। इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ रहे हैं। कह रहा है एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट, कह रहा है क्रायोलाइट की क्या भूमिका है। तो अभी बताए थे यह क्रायोलाइट क्यों का, एल्यूमिना को हम बताए थे, एल्यूमिना को हम लोग क्या करते हैं, क्रायोलाइट Na3AlF6 या इसके जगह पर CF2 के साथ मिश्रित कर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक भट्टी में डालते हैं और ऊपर से कोक से ढक लेते हैं। तो बताए थे Na3AlF6 करता क्या है, एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को क्या करता है, घटाने का काम करता है, और इसकी चालकता को क्या करता है, चालकता को बढ़ाने का काम करता है, याद रखिएगा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर भी पूछे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया, एल्यूमिना का गलनांक घटाता है, बिल्कुल सही बात है। विद्युत चालकता बढ़ती है, यह भी बात सही है। एनोड प्रभाव न्यूनतम होता है, यह गलत बात है, ठीक है। और कह रहा है कि एल्यूमिना से अशुद्धियां घटती है, ठीक है। और एक और ऑप्शन दे दीजिएगा, प्रश्न लिखने में मिस्टेक हुई है, कह देगा यहां पे ए तथा बी दोनों, ए तथा बी दोनों। तो हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए, आप बताइए, आप सही आंसर आप बताइए क्या होगा। ये तो ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। तो ये क्या करेगा, ए तथा बी दोनों एल्यूमिना की गलनांक को, मेल्टिंग पॉइंट को घटाता है और विद्युत चालकता को बढ़ाने का काम करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है। आगे की ओर बढ़ें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका,
आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है। आपको बताए थे निस्तापन और जारण, ये हमेशा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। निस्तापन क्या है, जारण क्या है, दोनों में अंतर बताओ। तो कह रहा है प्रश्न कि वायु के उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को गर्म करने से वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाती है। ठीक है, ये बात सही है। तथा अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, उसको कहा जाता है। तो आपको बताए थे बेटा कि किसी भी सल्फाइड अयस्क को तुम यदि वायु के उपस्थिति में गर्म करोगे तो यह हमेशा सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा और वाष्पशील अशुद्धियां SO2 आदि बाहर निकल जाएंगे। इसी प्रक्रिया को हम लोग रोस्टिंग के नाम से जानते हैं। रोस्टिंग कुछ नहीं है, एक ऑक्सीडेशन रिजेक्शन है। ऑक्सीडेशन का योग, ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो एक ऑक्सीडेशन है। समीकरण को तुम संतुलित कर सकते हो, 2 ले लो, 2 ले लो, यहाँ हमारा यहाँ 2 कर देते हो, यहाँ सल्फर भी हमारा 2 हो गया, ऑक्सीजन हमारा 2, 4 और 2 6 है तो यहाँ 6 कर दो, संतुलित हो गया। यह रोस्टिंग कहते हैं। तो याद रखना कि हमेशा रोस्टिंग की प्रक्रिया वायु के उपस्थिति में होती है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें सल्फाइड अयस्क जो होते हैं, हमेशा देख रहे हो सल्फाइड अयस्क किस में बदल रहे हैं, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। तीसरी बात याद रखिएगा, यह कुछ नया नहीं है, यह हमें नया नहीं है, यह एक ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है। यह क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया। इसके विपरीत यदि निस्तापन की बात करें, कैल्सिनेशन की बात करें, तो कैल्सिनेशन क्या होता है, या अयस्कों को वायु के अनुपस्थिति में या वायु के अपर्याप्त मात्रा में इतना गर्म किया जाता है उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम ताप पर, कि ताकि कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए और वाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल जाए। मान लिया जाए कि हम यहाँ बेटा जी ध्यान देना, ZnCO3 को हम गर्म कर दें तो यह टूट करके क्या देगा, ZnO प्लस CO2 देगा, CO2 देगा। यहाँ देख रहे हैं कि जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड में बदल गया, मतलब कि यहाँ क्या हो रहा है कि कार्बोनेट अयस्क जो हो रहे हैं ऑक्साइड में बदल रहा है। तो कहिएगा कि सर यह निस्तापन की प्रक्रिया हो रही है। यह वायु के अनुपस्थिति में होगा या वायु के अल्प मात्रा में होगा। इसमें कार्बोनेट अयस्क हमेशा ऑक्साइड में बदलेंगे। और याद रखिएगा कि एक प्रकार का यह अब तापीय विखंडन अभिक्रिया है। यह नया कुछ नहीं है, किसी भी चीज को गर्मा करके तोड़ दे रहे हैं, गरमाए हैं तोड़ दिए, गरमाने के बाद टूट गया तो कह सकते हैं एक तापीय विखंडन अभिक्रिया है या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यह वायु के उपस्थिति में होता है या वायु के अनुपस्थिति में होता है। इसमें सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित होते हैं, इसमें कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, इतनी बात हम बता चुके थे। इस अभिक्रिया को कहां कराई जाती है, तमाम चीज हम नोटबुक में क्लियर लिखवा चुके हैं, उसका एक बार अध्ययन कर लीजिएगा। निस्तापन और जारण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत लोग का उत्तर सही है, एक्सप्लेनेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं हो। ये बताइए अब इसका सही उत्तर क्या होगा, वायु के उपस्थिति में कह रहा है तो इसका उत्तर क्या होगा, जारण होगा। उसी को हिंदी में वर्जन कहते हैं। किसी को दिक्कत, समस्या, पापी मन में कोई सवाल, स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है, इसका जवाब दीजिए। कह रहा है कि वह पदार्थ जो गैंग मतलब अशुद्धियों से के साथ संयोग करके गलनीय पदार्थ बनाता है कहलाता है। आपको हम जब फ्लक्स पढ़ा रहे थे तो एक बात बताए थे कि फ्लक्स जब GANGV गैंग माने अशुद्धि से संयोग करता है तो क्या बनाता है, स्लैग बनाता है, धातुमल। और स्लैग क्या होता है, द्रवित धातु के ऊपर तैरते रहता है। और तैरने से क्या फायदा है, यह धातु को ऑक्सीकृत होने से बचाता है। और स्लैग का प्रयोग उर्वरक, रोड आदि बनाने में किया जाता है, उर्वरक बनाने में, सीमेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये बात बताए थे। ठीक है, अब बताओ तो इस अशुद्धि को, इस गैंग को हटाने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसी को तो फ्लक्स कहा जाता है। ये भी हम लोग पढ़े थे, 3 प्रकार का, एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स, न्यूट्रल फ्लक्स। ठीक है, न्यूट्रल फ्लक्स में क्या क्या आता है आपको बताए थे, क्रायोलाइट आता है जो अयस्क के मेल्टिंग पॉइंट को घटाता है और उसकी चालकता को बढ़ाता है। तो फ्लक्स क्या है, इसके टाइप से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो कह रहा कि वह पदार्थ जो गैंग के साथ संयोग करके गलनीय पदार्थ बनाता है अर्थात धातुमल बनाता है कहलाता है। तो धातुमल तो होगा नहीं, हमारा आंसर क्या होना चाहिए, फ्लक्स होना चाहिए। सबका उत्तर सही आ रहा है। उत्प्रेरक तो होगा नहीं, रिफ्रैक्टरी मटेरियल भी नहीं होगा। रिफ्रैक्टरी मटेरियल भी पढ़ाए थे कि वैसा पदार्थ जो बिना पिघले, बिना मुलायम हुए उच्च ताप को सहन करता है उसको रिफ्रैक्टरी मटेरियल कहते हैं। इसका प्रयोग भट्टी के अंदर लाइनिंग चढ़ाने में, भट्टी के अंदर लेप लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे गीली मिट्टी, क्वार्ट्ज, पत्थर, ग्रेफाइट
ग्रेफाइट, बोन ऐश, ईटीसी। ठीक है, इससे भी ये भी 3 प्रकार के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एक बार जेई में प्रश्न पूछा गया निम्न में से कौन न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी मटेरियल है, तो वहां बताए थे ग्रेफाइट आदि का उदाहरण। तो एक बार रिफ्रैक्टरी मटेरियल को भी आप देख लीजिएगा। स्लैग क्या कोई पूछे, कहिएगा कि फ्लक्स जो होता है अशुद्धियों से संयोग करके जो पदार्थ का निर्माण करता है उसे स्लैग कहा जाता है। यह द्रवित धातु के ऊपर तैरते रहता है जो धातु को ऑक्सीकृत होने से बचाता है। एक बात और जानकारी के लिए याद रखिएगा, स्लैग का प्रयोग कहां हम लोग करते हैं, उर्वरक बनाने में। उर्वरक बनाने में हम लोग करते हैं, जिसको उर्वरक बनाने में, सीमेंट बनाने में करते हैं। आप देखेंगे बोरा पर सीमेंट का लिखा होगा स्लैग सीमेंट। सीमेंट का भी कई प्रकार होता है, ओपीसी सीमेंट होता है, स्लैग सीमेंट होता है। इसकी चर्चा हम लोग जब सीमेंट पढ़ेंगे तो करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, पूछा गया है थॉमस स्लैग क्या है, एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, थॉमस स्लैग क्या है, तो याद रखिए कैल्शियम फॉस्फेट। एक कैल्शियम फॉस्फेट को ही हम लोग थॉमस स्लैग के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। तो थॉमस स्लैग का फॉर्मूला याद रखिएगा, जब फॉर्मूला का चार्ट दिए थे उसमें यह था। थॉमस स्लैग को कैल्शियम फॉस्फेट के नाम से हम लोग जानते हैं, जनरली ऑप्शन में यही देता है। आगे की ओर बढ़े, प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि लोहे के धातु क्रम में जब चूने पत्थर को वात्या भट्ठी में डाला जाता है तो कैल्शियम आयन का विलोपन इस रूप में होता है। आप पढ़े थे कि जब हेमेटाइट से लोहा का निष्कर्षण हम लोग करते हैं तो अयस्कों को सांद्रण करने के बाद हेमेटाइट को हम लोग क्या करते थे, चूना, पत्थर, कोक, सिलिका के साथ मिश्रित करके वात्या भट्ठी में डालते थे। तो 4 जोन में अभिक्रिया होता था। कंबशन जोन पढ़े थे, फ्यूजन जोन पढ़े थे, ठीक है, आप पढ़े थे रिडक्शन जोन पढ़े थे, ठीक है, तमाम चीज का अध्ययन किए थे। कंबशन जोन में क्या होता है, कंबशन जोन पढ़े थे आप, फ्यूजन जोन पढ़े थे आप, स्लैग फॉर्मेशन पढ़े थे और रिडक्शन जोन, 4 जोन पढ़े थे। पहला जोन क्या पढ़े थे, कंबशन जोन, जिसका तापमान लगभग 2170 केल्विन था। दूसरा पढ़े थे फ्यूजन जोन, जिसका तापमान लगभग 1570 केल्विन के करीब था। 70-70 के फॉर्म में आपको बताए थे। तीसरा बताए थे स्लैग फॉर्मेशन 1270 केल्विन, 1270 याद रखिएगा। और चौथा होता है रिडक्शन जोन, जो 500 से लेकर 875 केल्विन होता है। कभी कभी ये पूछ देता है कि वात्या भट्ठी में जो अभिक्रियाएं होती हैं तो स्लैग फॉर्मेशन लगभग किस तापमान पर होता है, तो 1270 या 1200 से 1500 दे दे, भी सही उत्तर होगा। तो ये चारों जोन में होने वाली अभिक्रियाओं को भी डायग्राम वाइज भी समझाए थे कि शॉर्ट कैसे लिखा जाता है। अब कह रहा है कि लोहे के धातु क्रम में जब चूना पत्थर वात्या भट्ठी में डाला जाता है तो कैल्शियम आयन का विलोपन होता है। देखिए जब ही हम लोग डालते हैं चूना पत्थर को, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को, तो यह टूटता है लगभग 1270 केल्विन पे। हमारा इस जोन को कहते हैं हम लोग क्या, स्लैग फॉर्मेशन। तो यह टूट के देता है CaO प्लस हमारा CO2। और देखो क्या करता है, यह CO जो होता है मेरे भाई, यह CaO होता है वह SiO2 यहाँ फ्लक्स है से संयोग करके यह हमारा बनाता है CaSiO3। इसका नाम है कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट धातु मल बना लिया तो आंसर होना चाहिए धातु मल के रूप में, गैंग के रूप में नहीं रहता है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मेटालिक कैल्शियम भी उत्पन्न नहीं करता है। बस सब लोग का उत्तर सही है। आगे की ओर बढ़ा जाए, समझते चलिएगा। लोहा ये का निष्कर्षण, कॉपर का निष्कर्षण और एल्युमिनियम का निष्कर्षण बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जिंक तो बहुत छोटा था बताए थे, जो स्टेप बताए थे लिखने की वैसे ही एग्जाम में लिखिएगा आप। आगे की ओर बढ़ा जाए, आपके सामने एक और प्रश्न कह रहा है, कॉपर पायराइट के निष्कर्षण के दौरान धातु मल मुख्यतः किसका बना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताए थे कि कॉपर पायराइट इसी को CuFeS2 का रोस्टिंग जब हम लोग करते हैं तो याद रखिएगा यह टूट करके क्या देता है, आपको बताए थे Cu2S और FeS, Cu2S प्लस FeS देता है। ठीक है, Cu2S और FeS जो होता है आंशिक रूप से अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, आंशिक रूप से अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और यह FeO जो होता है वह सिलिका के साथ संयोग करके, याद रखिएगा, FeSiO3 फेरस सिलिकेट नामक स्लैग बना लेता है। आपको ये बात बताए थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए फेरस सिलिकेट नामक स्लैग। ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बहुत सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं, मतलब बहुत ही बेजोड़ तैयारी आप लोग कर चुके हैं। इस बार 90 प्लस लाना है बेटा, रिकॉर्ड तोड़ देना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले, आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कॉपर मेट क्या है, इसको मैट भी कहते हैं। आपको लिखवाए थे कॉपर के निष्कर्षण में कि कॉपर मेट क्या है, और बताए थे, देखिए कंफ्यूजन करने के लिए देता है, बताए थे हमेशा
कि कॉपर का एक सल्फाइड होना चाहिए और लोहा जो होते हैं लोहा का अस फॉर्म होना चाहिए। Fe का कौन सा फॉर्म होना चाहिए? अस फॉर्म होना चाहिए। और ये भी बताए थे कि कॉपर का हमारा कौन फॉर्म होना चाहिए? अस फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, और बताए थे कि इसी का यह सल्फाइड होता है और इसी का यह सल्फाइड होता है। तो कॉपर का सल्फाइड क्या होगा? क्यूप्रस सल्फाइड प्लस क्या होगा? लोहा का सल्फाइड होता है हमारा फेरस सल्फाइड Fe होता है फेरस सल्फाइड। देखो लोहा की वैलेंसी 2, सल्फाइड की वैलेंसी 2, फॉर्मूला कट गया Fe होता है। तो हमेशा अस फॉर्म में याद रखना है। इसी दोनों के मिश्रण को हम लोग कहते हैं कॉपर मेट कहते हैं। ठीक है, और इसको बेसेमेराइजेशन करने पर हमारा कॉपर प्राप्त होता था, जिसको हम लोग फफोलेदार तांबा कहते थे, याद है? तो देखिए कितनी चालाकी के साथ आंसर दिया है, ये तो होगा ही नहीं। Cu2s प्लस FeS, यही अस सल्फाइड दिया, उत्तर होगा। यहां देखो CuS, यहां क्यूप्रिक सल्फाइड दिया है, यहां फेरिक सल्फाइड दिया है। तो कभी कभी इक सल्फाइड भी दे देता है, बहुत लोग टिक लगा देते हैं इस पर, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा। कॉपर मेट या कॉपर मैट क्या है या कॉप मैट क्या है पूछ दे तो संघटक इसका याद रखिएगा Cu2s प्लस Fe से बताए थे कि बड़ा ही महत्वपूर्ण लाइन है। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि Cu2s तथा Cu2O को का गर्म मिश्रण देता है। देखिएगा आपको बताए थे सेल्फ रिडक्शन पढ़ाए थे, जब हम सेल्फ रिडक्शन वहां भी इस चीज की चर्चा किए थे। स्वतः रिडक्शन बताए थे कि कॉपर है, जिंक है, ठीक है, आदि के जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनका रिडक्शन स्वतः हो जाता है। इसको हम लोग स्वतः रिडक्शन के नाम से जानते हैं। अभी कह रहा है कि Cu2s देखो और Cu2O को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? आपको बताए थे कि यह बनता है क्या? कॉपर धातु को मुक्त करेगा और SO2 मुक्त करेगा, SO2 गैस मुक्त करेगा। देखो इसको संतुलित कर दो, 2 ले लो, यहां 2 ले लो। देखो यह SO2 कैसे निकल गया हमारा भाई? S और 2O, SO2 निकल गया और यह कॉपर हो गया 2 और 4 6 कॉपर हो गया। इसी को बेटा हम लोग ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं, ब्लिस्टर कॉपर कहते थे, फफोलेदार तांबा। चूंकि SO2 गैस निकलने के कारण उसमें बुलबुला पाया जाता है, जिसके कारण इसका नाम पड़ा फफोलेदार तांबा, याद रखिएगा। तो क्या होगा गर्म करेंगे तो कॉपर प्लस SO2, कॉपर मुक्त होगा, जिसको हम लोग सेल्फ रिडक्शन के नाम से जानते हैं, सेल्फ रिडक्शन के नाम से जानते हैं। कॉपर मुक्त हो गया और SO2 दिया, तो आंसर क्या है? कॉपर प्लस SO2, यही सही होगा। गलत गलत गलत, बिल्कुल सही उत्तर जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आगे की ओर बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। कॉपी का रिवीजन करके ही आगे बढ़िएगा तो मजा आएगा। कॉपी का रिवीजन नहीं कीजिएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। क्लासरूम नोटबुक की तैयारी अवश्य करना है। पोथी पत्र आरिफ सर नहीं लिखाते हैं बेटा, एग्जैक्ट बात लिखाते हैं। एग्जैक्ट बात पढ़ के जाओ एग्जाम में और एग्जैक्ट नंबर लेके आओ। नोट करो इसे। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। लोहा का सबसे शुद्ध रूप है। देख के मुस्कुरा रहे हैं आप लोग कि कौन सा रूप होना चाहिए। ठीक है, लोहा का सबसे शुद्ध रूप पूछ रहा है। सारे लोगों का जवाब सही आ रहा है। लोहा का सबसे शुद्ध रूप कौन होता है बेटा जी? देखिए सबसे शुद्ध रूप होता है रॉट आयरन, जिसको पिटुआ लोहा कहते हैं आप। देखिए कास्ट आयरन क्या है? कास्ट आयरन में 2 से 3% अशुद्धि पाई जाती है। अशुद्धि में मुख्य रूप से कार्बन होता है, इसके अलावा मैग्नीज, सिलिकॉन आदि भी पाया जाता है। ठीक है, यह है हमारा पिग आयरन, जिसको ढालवा लोहा भी कहते हैं, ढालवा लोहा कहते हैं। हेमेटाइट के निष्कर्षण के फलस्वरूप यही प्राप्त होता है, याद रखिएगा। यह लोहा का सबसे इम्प्योर फॉर्म होता है, इम्प्योर फॉर्म होता है। और आपको बताए थे कि इसमें अशुद्धि जो होता है 1.5 से 4.5% होता है। कार्बन अशुद्धि के आधार पर इसका वर्गीकरण हम लोग 4 वर्गों में देखे थे, कास्ट आयरन, पिग आयरन, रॉट आयरन, स्टील। और रॉट आयरन याद रखिएगा यह लोहा का सबसे प्योर फॉर्म होता है, प्योर फॉर्म होता है, जिसको हम लोग पिटुआ लोहा भी कहते हैं। पिटुआ लोहा, आप तो लोहार के यहाँ गए होंगे, देखिएगा लोहा को पीट के क्या कर देता है? फार बना देता है, हंसुआ बना देता है, खुरपी बना देता है, दाब बना देता है, तो अब पिटुआ लोहा। रेलवे लाइन कहता है कि हम देव छेनी बना देंगे खूब बेहतरीन। ठीक है, तो जिस लोहा को लोहार पीट करके जंजीर बना दे, नट बोल्ट बना दे, ठीक है, फार बना दे, वह पिटुआ लोहा। तो लोहा का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। और ये भी बताए थे इसमें 0.50% से अधिक अशुद्धि नहीं होना चाहिए। और सीमेंटाइट का फार्मूला Fe3 जानते हैं। यह क्या होता है? हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ
हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है, या लोहा का सबसे कठोर वैरायटी होता है जिसको सीमेंटाइट कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि समझ चुके होंगे। कास्ट आयरन, पिग आयरन, रॉट आयरन याद रखिए, इसमें जंग नहीं लगता है, इसका वेल्डिंग सोल्डरिंग नहीं होता है, इससे परमानेंट चुंबक नहीं बनाई जा सकती है। इसका ही गुण याद रखिएगा, पिग आयरन के तरह ही कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन को पिग आयरन से ही बनाया जाता है। ये सब बात बता चुके थे आपको, ठीक है। देखिएगा कल का हैंडल, चापाकल जो बना होता है इसी से बना होता है, पिग आयरन या कास्ट आयरन से। गटर की नालियां बनी होती इसी से। पिग आयरन को ही देहात में, कास्ट आयरन को लोग बुंदा कहते हैं, ठीक है, गांव देहात में इसको बुंदा कहता है। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, आगे की ओर बढ़ते हैं, बढ़े आगे। कह रहा कि निम्न में से कौन सी फर्नेस, भट्ठी जिसको कहते हैं, अधिक ताप देती है। भाई अधिक ताप कब देगा? जब हीट उष्मा लॉस नहीं होगा, उसमें दहन पूर्ण रूप से संपादित होगा। तो पहला को ब्लास्ट फर्नेस कहते थे, बात्या भट्ठी, इसको हम लोग देखे हुए थे कहां पे, लोहे के निष्कर्षण में। तो बात्या भट्ठी नहीं होगा, मफेल फर्नेस भी नहीं होगा, रिवर्बरेटरी फर्नेस, परावर्तक भट्ठी हम लोग कॉपर के निष्कर्षण में देखे थे, भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फर्नेस हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, विद्युत भट्ठी, ये सबसे अधिक ताप देता है। तो बहुत आसान सवाल है, इस सब का उत्तर तो आप दे दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, यहां देख लीजिएगा 22 नंबर। कह रहा है कि एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, एल्यूमिनोथर्मिक विधि पर नोट्स लिखे। बताए थे कि जब क्रोमियम, मैग्नीज का के ऑक्साइड अयस्कों का रिडक्शन एल्युमिनियम के द्वारा किया जाता है तो इस प्रक्रिया को एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहा जाता है, आपको बताए थे, ठीक है। और यह प्रक्रिया एक्सोथर्मिक होती है, बताए थे। अब बताओ तो कह रहा है कि एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस में एल्युमिनियम किस रूप में प्रयुक्त होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज होगा, आपको बताए थे Cr2O3। और यहाँ एल्युमिनियम किसका काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का, ठीक है। अब करता क्या है, या बना लेता है Al2O3 और हमारा क्रोमियम धातु मुक्त करता है। इस प्रक्रिया को हम एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहते हैं। Al2O3 और 2 क्रोमियम मुक्त कर दो, बैलेंस कर दो, क्रोमियम 2 क्रोमियम 2, एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम 2, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3। तो इस प्रकार हम लोग मैग्नीज का भी देखे थे कि मैग्नीज के ऑक्साइड को क्या कर देता था, एल्युमिनियम, उसको धातु में अवकृत कर देता था, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। और जब रिड्यूसिंग एजेंट का काम मैग्नीज करने लगे तो इसको कहते हैं एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। एक और बात बताए थे कि लोहा का ऑक्साइड दिया हो Fe2O3 और उसका रिडक्शन एल्युमिनियम के द्वारा हो जाए तो उसको हम लोग थर्माइट वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। ये भी बात याद रखिएगा। आगे की ओर बढ़ रहे हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। कह रहा कि साइनाइड प्रोसेस के द्वारा किसे प्राप्त किया जाता है? आपको हम मेटलर्जी बताए थे, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमेटलर्जी जो रिएक्टिव मेटल या हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, अल्कलीज मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए यूज किया जाता है, उनके अयस्कों से धातु प्राप्त करने के लिए। एक बताए थे हम आपको क्या, पायरोमेटलर्जी व मॉडरेट मेटल के लिए यूज किया जाता है। और हाइड्रोमेटलर्जी बताए थे कि अक्रियाशील धातुओं के लिए यूज किया जाता है। एक प्रकार का यह हाइड्रोमेटलर्जी ही है साइनाइड प्रोसेस, याद रखिएगा। इसके द्वारा हम लोग सोने चांदी का निष्कर्षण करते हैं, तो जिंक होगा ही नहीं, कॉपर होगा ही नहीं, सोडियम होगा ही नहीं, तो साइनाइड विधि के द्वारा चांदी या सोने की प्राप्ति की जाती है, याद रखिएगा। पूछ देगा कि साइनाइड प्रोसेस के द्वारा किसका निष्कर्षण होता है? सोना और चांदी का। क्लियर है? राइट डाउन प्लीज, स्क्रीनशॉट लो बेटा। आगे की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने एक प्रश्न पुनः आ गया कि इलेक्ट्रोमेटलर्जी का उपयोग किसके निष्कर्षण में होता है? तो अभी बताएं कि इलेक्ट्रोमेटलर्जी का प्रयोग याद रखिएगा, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब कौन होता है? ग्रुप 1 का तत्व, ग्रुप 2 का तत्व होता है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो चेक करो कि इसमें कौन है। ये Fe तो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा नहीं, लेड लेस रिएक्टिव होता है, चांदी लेस रिएक्टिव है। कौन दिखाई दे रहा है ग्रुप और 1 और 2 का? इलेक्ट्रोमेटलर्जी हमेशा सोडियम के लिए होता है। आपको बताए थे हम लोग इलेक्ट्रोमेटलर्जी में कि NaCl से सोडियम की प्राप्ति, ठीक है। बताए थे Al2O3 से एल्युमिनियम की प्राप्ति, MgCl2 से मैग्नीशियम की प्राप्ति करा के भी दिखाए थे। इस तरह के प्रश्न सीबीएसई बोर्ड में भी कई बार पूछे गए हैं कि NaCl से सोडियम की प्राप्ति करो, NaCl से सोडियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? तो हमेशा इलेक्ट्रोमेटलर्जी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल के लिए यूज किया जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट लो मेरे भाइयों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है जो प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड है। कह रहा कि अर्धचालक पदार्थ के उपयोग के लिए किस विधि द्वारा अति शुद्ध, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं हाईली प्योर, सिलिकॉन या जर्मेनियम प्राप्त किया जाता है? कई बार प्रश्न कंपटीशन में भी पूछे गए हैं। तो आपको बताए थे कि सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो,
सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, इंडियम हो, ईटीसी का शुद्धिकरण हम लोग करते हैं किस विधि के द्वारा? जोन रिफाइनिंग विधि के द्वारा। जोन रिफाइनिंग विधि के द्वारा करते हैं। बताए थे कि अशुद्ध धातु की छड़ पे हम लोग क्या कर लेते हैं? मूविंग कॉइल हीटर लगा देते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा धातु पिघल पिघल के एक छोर पे इकट्ठा हो जाता है, अशुद्धियां मॉल्टेन जोन में चली जाती है, उसको काट करके अलग कर लिया जाता है। नोटबुक को आप पढ़िएगा तो याद रखिएगा, हाईली प्योर मेटल प्राप्त करने के लिए, ठीक है, इस विधि का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है जोन रिफाइनिंग, और इसका प्रयोग अर्धचालक युक्ति बनाने में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? जोन रिफाइनिंग विधि होना चाहिए। वेपर फेज में बताए थे आपको कि अशुद्ध धातु को उसके वाष्पशील यौगिकों में बदल दिया जाता है, ठीक है। जैसे निकेल का शुद्धिकरण बताए थे मॉन्ड प्रोसेस के द्वारा कि निकेल को क्या कर लेते हैं? पहले कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कराकर निकेल टेट्रा कार्बोनिल बना लिया जाता है और उसको विखंडित करके हम लोग निकेल, शुद्ध निकेल प्राप्त करते थे। तो वेपर फेज में क्या होता है बेटा? याद रखिएगा, वेपर फेज में सबसे पहले उसको वोलाटाइल कंपाउंड में बदलते हैं, वोलाटाइल कंपाउंड में उसको बदल लेते हैं, वोलाटाइल कंपाउंड में बदल लेते हैं, और इसको डिकम्पोज करने के बाद हमारा प्योर मेटल प्राप्त होता है। जैसे निकेल का शुद्धिकरण हम बताए थे मॉन्ड प्रोसेस के द्वारा। नोटबुक को पढ़िए। लिक्वेशन मेथड, देखिए इसका प्रयोग किसके शुद्धिकरण करने के लिए करते हैं? जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा, लिक्वेशन मेथड का प्रयोग किसके लिए करते हैं? जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो। डिस्टाइलेशन मेथड भी कई बार पूछा गया है। इसका उपयोग उस धातु को शुद्ध करने के लिए किया जाता है बेटा जी जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? लो हो। जैसे बताए थे जिंक के लिए यूज होगा, कैडमियम के लिए यूज होगा, मरकरी के लिए यूज होगा। डिस्टाइलेशन मेथड का प्रयोग वैसे धातु को के लिए यूज किया जाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो। बॉइलिंग पढ़े हो, हरी लकड़ियों के बल्लियों के द्वारा। बताए थे इसमें कि इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब अयस्क में उसी के ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में हो। जैसे कॉपर में उसी का ऑक्साइड Cu2 हो, एसएन में उसी का ऑक्साइड SnO2 हो, किसके रूप में? अशुद्धि के रूप में। तो इस हरी लकड़ियों के बल्लियों के द्वारा उसे शुद्ध किया जाता है। तो सही उत्तर होना चाहिए हमारा जोन रिफाइनिंग। बहुत लोगों का सही आ रहा है उत्तर। आगे की ओर बढ़े हम। एक और प्रश्न आपके सामने आ रहा है, पुनः वही आ गया कि निकेल का शुद्धिकरण किया जाता है, कई बार पूछा गया है प्रश्न। देखते देखते आप लोग सही उत्तर दे दिए मॉन्ड्स प्रोसेस। देखिए होता क्या है, इसी अशुद्ध निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा रिजेक्शन करा करके बेटा हम लोग क्या करते हैं? कार्बन मोनो एक कंपाउंड बनाते हैं NiCO का होल 4। इसका तो आयुपैक नेम आप लोग पढ़ चुके हैं। इसमें निकेल की हाइब्रिडाइजेशन याद रखिएगा sp3 होता है, और इसको क्या करते हैं हम लोग? इसको डिकम्पोज करके शुद्ध निकेल प्राप्त करते हैं Na, और यह निकेल क्या होता है? प्योर होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मॉन्ड्स प्रोसेस। क्या कहते हैं? मॉन्ड्स प्रोसेस कहते हैं। और मॉन्ड्स प्रोसेस कोई नया चीज नहीं है, यह एक प्रकार का, याद रखें, वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड का ही एक उदाहरण है। तो उत्तर क्या होना चाहिए? मॉन्ड प्रोसेस हमारा सही उत्तर होना चाहिए। यहां देखिए मॉन्ड प्रोसेस, क्रॉल प्रोसेस तो पढ़े थे रिडक्शन की क्रिया में, जब सोडियम और मैग्नीशियम के द्वारा रिडक्शन की क्रिया होती है तो उसको क्रॉल प्रोसेस कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन तो होगा ही नहीं, ठीक है, कोई नहीं तो होगा ही नहीं। तो आंसर मॉन्ड प्रोसेस होना चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने एक प्रश्न और आ रहा है कि निम्न समीकरण से धातु शोधन की विधि कहलाती है। आपको हम वेपर फेज रिफाइनिंग में वान आर्केल विधि की चर्चा किए थे। वान आर्केल विधि, टाइटेनियम की, जिरकोनियम की शुद्धिकरण इसी विधि से किया जाता है। और कैसे करते हैं वान आर्केल विधि में? कि अशुद्ध धातु को आयोडीन से प्रतिक्रिया कराकर एक वाष्पशील यौगिक, अस्थायी यौगिक, ठीक है, उसके आयोडाइड में परिवर्तित कर लिया जाता है, और उसको विघटित करके शुद्ध हम धातु प्राप्त करते हैं। यहां देख रहे हैं कि टाइटेनियम धातु को आयोडीन से अभिक्रिया कराई गई है, तो टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड बना है। इसको गर्म करने पर यहां प्योर टाइटेनियम बन रहा है, प्योर टाइटेनियम बन रहा है। तो कह रहा है कि यह विधि कहलाती है। इसी विधि को कहते हैं वान आर्केल मेथड। बताए थे बॉइलिंग होगा ही नहीं, जोन रिफाइनिंग होगा ही नहीं, और डी नंबर में ऑप्शन दे दो नन ऑफ दीज। क्या दे सकते हो? नन ऑफ दीज हमारा उत्तर। तो बताओ कौन सा आंसर सही होना चाहिए? वान आर्केल विधि, इसके द्वारा अल्ट्रा प्योर धातु प्राप्त करते हैं। अल्ट्रा
प्योर मेटल प्राप्त किया जाता है, जिसका प्रयोग स्पेस टेक्नोलॉजी में होता है। टाइटेनियम, जिरकोनियम का शुद्धिकरण इसी विधि से किया जाता है। जब कहीं रासायनिक अभिक्रिया में कोई धातु टाइटेनियम जिरकोनियम की आयोडीन से रिएक्शन करा करके उसको शुद्ध किया जाता हो तो समझ जाना है कि वान आर्किल विधि है। निकल की शुद्धिकरण माउंट प्रोसेस, ठीक है। जर्मेनियम सिलिकॉन का शुद्धिकरण जोन रिफाइनिंग, ये सब याद रखिएगा। इससे हाईली प्योर मेटल प्राप्त करते हैं, जिसका प्रयोग सेमीकंडक्टर में किया जाता है। किसी को दिक्कत, आगे की ओर बढ़ना है। एक और बात, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मिश्र धातु है। एक नया बात बता रहे हैं, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया, इलेक्ट्रॉन मिश्र धातु है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन मिश्र धातु में याद रखिएगा मैग्नीशियम लगभग 95% होता है और जिंक 5% होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण मिश्र धातु है। तो आप मिश्र धातु की जो चार्ट दिए थे उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें कॉपर के मिश्र धातु, एल्युमिनियम के मिश्र धातु, लोहा का मिश्र धातु याद होना चाहिए आपको। सोना चांदी के बारे में भी हम कुछ बात बताए थे कि रोल गोल्ड कैसे बनता है, तो याद रखिएगा ये मैग्नीशियम और जिंक का यह मिश्र धातु होता है। तो आंसर हमारा यही करेक्ट होना चाहिए, मैग्नीशियम और जिंक। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। तो मिश्र धातु का भी नाम याद होना चाहिए। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि बेल मेटल है, बेल मेटल में पाया जाता है। बेल मेटल का कंपोजिशन बताओ, बताओ फटाफट कंपोजिशन। तुम लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दो बेटा कि बेल मेटल क्या होता है। पानी पी लेने दो। बेल मेटल किसे कहते हैं, जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिए, बेल मेटल क्या है। देखिए इससे घंटी बनाते हैं, स्कूल में घंटी देखे होंगे ना। बताइए, जवाब दीजिए। कुछ लोग गलत जवाब दे रहे हैं बेटा। बेल मेटल कई बार पूछा गया। देखिए यह बेल मेटल जो होता है यह कॉपर का मिश्र धातु है। यह कॉपर का मिश्र धातु है। इसमें कॉपर लगभग याद रखिए 80% के करीब और इसमें एसएन पाया जाता है 20% के करीब। प्रतिशत नहीं पूछा ही जाता है, लेकिन याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए। कॉपर और जिंक जो होता है ब्रास में पाया जाता है। किसमें बेटा, ब्रास में, जिसको कांसा या पीतल कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए कॉपर है, जिंक है, निकल है, यह जर्मन सिल्वर में पाया जाता है। GRMN, जर्मन सिल्वर में पाया जाता है। जर्मन सिल्वर भी एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु है। AU और CU रोल गोल्ड में पाया जाता है। कंपोजिशन देता तो बताते कि कितना कितना होता। आगे की ओर बढ़े। अब आपके सामने प्रश्नों की श्रृंखला हुई समाप्त। मुझे उम्मीद है कि ये तमाम चीज आप समझ चुके होंगे और आपका रिवीजन भी हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में नए यूनिट के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। जय हिंद।